हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। इस वीडियो के पहले हमने दो वीडियो में कुछ अधिनियमों की बात की थी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज आगे के कुछ अधिनियमों की बात करेंगे, जिसमें जो हमारा आज का पहला अधिनियम है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के समय जो भारत सचिव थे वो मॉन्टेग्यू थे और वायसराय जो था वो चेम्सफोर्ड था, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ये सुधार जो था वो पहले ही लागू हो चुकी थी और इसी का परिणाम था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। अगर इसके पृष्ठभूमि या कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण आता है 1916 का होम रूल आंदोलन। इस आंदोलन में जो राजनीतिक जागरूकता थी वो एक अलग स्तर पर थी। एनी बेसेंट द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि भारत को नए सुधारों से जोड़ा जाए। अगर दूसरे कारण की बात करें तो 1916 में हुआ लखनऊ समझौता। 1916 के पहले गरम दल और नरम दल जो दोनों अलग थे वो लखनऊ समझौता में एक हो गए और एक होने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली। तीसरे कारण की अगर बात करें तो अंग्रेजों की सोच के कारण भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। सोच क्या थी कि जो 1916 में लखनऊ समझौता में नरम दल और गरम दल एकजुट हो जाते हैं, अब अंग्रेजों की सोच थी कि फिर से दोनों में विभाजन कर दिया जाए, फिर से दोनों में फूट डाल दी जाए। कैसे कि अंग्रेज क्या करेंगे, वो सुधार दे देंगे और जब सुधार दे देंगे तो नरम दल उनके गोद में चले जाएंगे और फिर उनमें फूट पड़ जाएगा। तो इन तीन कारणों से जो भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। अगर इसके प्रावधान की बात करें तो सबसे पहला प्रावधान क्या था, तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया। हालांकि शासन जो था वो केंद्रीय और एकात्मक अभी भी बनी रही। दूसरा प्रावधान था कि प्रांतीय विषयों का फिर से विभाजन किया गया दो भागों में, जिसमें पहले विषय को हस्तांतरित विषय कहा गया और दूसरे विषय को आरक्षित विषय कहा गया। हस्तांतरित विषय का शासन जो था वो गवर्नर चलाता था और वैसे मंत्रियों से सलाह लेता था जो विधान परिषद के प्रति क्या होते थे, उत्तरदायी होते थे। साथ ही आरक्षित विषय ये वैसे मंत्रियों से इसमें सलाह लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। अगले प्रावधान की बात करें तो क्या था, देश में पहली बार क्या हुआ, द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई और साथ ही प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। साथ ही बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित करने का प्रावधान किया गया। अगर अगला प्रावधान देखें तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो 6 सदस्य होते थे, तो एक तो कमांडर इन चीफ होता था, तो कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी जो अन्य 3 सदस्य थे वो उनको भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। तो साथ ही संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार की शुरुआत की गई। अगर अगला प्रावधान देखें तो 1919 में ये प्रावधान किया गया कि 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक सिविल केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा बजट से संबंधित अगर प्रावधान देखें तो पहला जो प्रावधान किया गया वो था कि केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट दोनों को अलग कर दिया गया। साथ ही राज्य विधानसभा को अपना बजट अब स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। तो क्या किया गया अगला कि लंदन में उच्चायुक्त के कार्यालयों का निर्माण किया गया और फिर भारत सचिव के कुछ कार्यों को क्या किया गया, हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये बजट से संबंधित प्रावधान था। अब अगर होम गवर्नमेंट से संबंधित प्रावधान देखें, जैसे भारत के शासन के लिए जो इंग्लैंड में भारत विभाग बनाया गया था, तो उससे संबंधित अगर प्रावधान देखें तो वहाँ पे पहला प्रावधान क्या किया कि वेतन की व्यवस्था में बदलाव किया गया। साथ ही भारत सचिव जो था उसकी शक्तियों में कमी की गई, उसकी शक्तियों को कम किया गया और फिर भारत परिषद की संख्या को घटाकर जो 15 सदस्यीय था उसको घटा के क्या कर दिया गया, 12 कर दी गई। तो ये था 1919 के प्रावधान जो कि बजट से संबंधित, होम गवर्नमेंट से संबंधित और कुछ अन्य प्रावधान थे। अब अगर इसके प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला प्रभाव जो आता है कि वो अब भारत में क्या आएगा, अब भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन आया इस अधिनियम के माध्यम से। दूसरा क्या कि भारत में मतों के अधिकार का विस्तार होता है, मताधिकार का विस्तार होता है।
साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी बढ़ता है, लोकतांत्रिक संस्थाएं भी अब बनने लगती हैं। उसके बाद प्रांतों में उत्तरदायी सरकार आ जाती है। अगला प्रभाव हुआ वो क्या कि भारतीयों का क्या हुआ, वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये इसका 1919 के अधिनियम का प्रभाव था कि अब 1919 के अधिनियम से प्रत्यक्ष निर्वाचन आता है, मताधिकार में विस्तार होता है, साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास होता है। अब अगला जो प्रभाव देखेंगे, अगला जो अधिनियम देखेंगे वो 1935 का अधिनियम देखेंगे। 1935 अधिनियम पढ़ने के पहले अगर द्वैत शासन की बात करें तो पहला जो द्वैत शासन आता है वो 1765 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा लाया जाता है, और दूसरा जो आता है 1919 के अधिनियम से। तो जो लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो द्वैत शासन लाया गया था वो उसे हम ड्यूअल रूल कहते हैं, और वो सिर्फ बंगाल में लागू था, वो सिर्फ बंगाल में लाया गया था। इस जो लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन लाया था उसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो राजस्व प्रशासन था वो कंपनी के पास था, और जो न्याय प्रशासन था वो बंगाल के नवाब के पास था। जब कंपनी के पास राजस्व प्रशासन गया तो उसके अधिकारी जो थे वो निजी व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, और निजी व्यापार पर ध्यान देने से कंपनी में क्या हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा, और कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ा जिससे कंपनी को राजस्व का क्या होने लगा, नुकसान होने लगा। तो साथ ही अगर दूसरे पक्ष की बात करें, बंगाल के नवाब के पास न्याय प्रशासन था, लेकिन इसके पास फंड की कमी थी, और फंड की कमी होने की वजह से ये प्रशासन को संभाल नहीं सका, जिसके कारण क्या था, भ्रष्टाचार बढ़ा। और जो क्लाइव का जो द्वैत शासन था वो असफल हो गया, और इसीलिए इसी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अगर दूसरे द्वैत शासन की बात करें जो 1919 के अधिनियम से आया था तो इसे हम डायरकी कहते हैं, और यह सिर्फ एक विशेष क्षेत्र में लागू न होकर संपूर्ण ब्रिटिश प्रांत में लागू होता है। ठीक, इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया था कि प्रांतीय सूची का विभाजन किया गया था, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। इसके माध्यम से क्या किया गया था कि आंशिक उत्तरदायी शासन लाया गया था, तो साथ ही आंशिक प्रांतीय स्वायत्तता भी प्रदान की गई थी, आंशिक प्रांतीय स्वायत्तता भी लाई गई थी। अब बात करते हैं 1935 का अधिनियम। तो आइए देखते हैं 1935 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अगर कारण की बात करें तो 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि जांच के लिए 10 वर्ष बाद एक समिति बनाई जाएगी। 8 वर्ष बाद ही 1927 में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन जो था ये भविष्य का सुधार बताने वाला था, लेकिन इसका हमने क्या किया, विरोध किया। इसका हमने विरोध किया। इसके बाद हमने अपना नेहरू रिपोर्ट के नाम से एक संवैधानिक सुधार दिया। हमने एक संवैधानिक सुधार दिया जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, और इस नेहरू रिपोर्ट से जिन्ना जो थे वो नाराज हो गए, और नाराज होकर उन्होंने अपना एक 14 सूत्रीय कार्यक्रम दिया। उन्होंने अपना एक 14 सूत्रीय कार्यक्रम दिया। इस 14 सूत्रीय कार्यक्रम पर भी सहमति नहीं बन पाई। तो अब इस पर विचार करने के लिए, सुधारों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। 1929 से 32 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, लेकिन उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भी अंतिम सहमति नहीं बन पाएगी। तो इसके निष्कर्षों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, एक श्वेत पत्र जारी कर दिया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्षों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र जारी कर दिया जाएगा, और उस श्वेत पत्र पर चर्चा के लिए, इस श्वेत पत्र पर चर्चा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष जो होंगे वो लिनलिथगो होंगे, और इसे लिनलिथगो कमेटी कही गई। तो श्वेत पत्र पर चर्चा के लिए लिनलिथगो कमेटी बनाई गई, और इसी कमेटी की सिफारिश पर 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। तो ये था 1935 के भारत शासन अधिनियम लाने के कारण। अब इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए, उस प्रावधान को एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान हम देखेंगे कि अब भारत सचिव की शक्तियों को क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि भारत सचिव की जो पद है उसे समाप्त नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसकी शक्तियों को शून्य कर दिया जाएगा। अब क्या था कि भारत सचिव की सहायता के लिए क्या होता था, भारत परिषद होता था, और जब भारत सचिव की शक्ति ही शून्य कर दी गई तो भारत परिषद को भी क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा।
अब जैसे ही भारत परिषद समाप्त हो जाएगा और भारत सचिव की शक्तियां शून्य हो जाएगी, तो अब भारत के शासन से संबंधित इंग्लैंड में कोई संरचना नहीं रह जाएगी। अब जो होगा शासन का सर्वे सर्वा वो वायसराय होगा। अब जो भी शासन होगा वो वायसराय के अनुसार होगा। तो इंग्लैंड में भारत से संबंधित जो भी संस्थाएं थी भारत के शासन से संबंधित वो खत्म हो गई। अगर केंद्र सरकार में बदलाव की बात करें तो ब्रिटिश प्रांत और रियासत को मिलाकर एक संघ परिसंघ बनाने की बात की गई। तो साथ ही केंद्र में द्वैध शासन लाने की बात की गई। हालांकि ये दोनों क्या था, ये दोनों जो प्रावधान थे ये लागू नहीं हो पाए थे। क्यों लागू नहीं हो पाए थे? क्यों नहीं लागू हो पाए थे? क्योंकि जो रियासतें थीं वो ब्रिटिश प्रांत में मिलने से मना कर दी थी, तो इसलिए ये दोनों प्रावधान लागू नहीं हो पाए थे। अब प्रांतीय सरकार में अगर सुधार की बात करें तो प्रांतों में क्या लाया गया था, 1919 के अधिनियम के माध्यम से 2 आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय द्वैध शासन लाया गया था। तो अब इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को पूर्ण स्थानीय शासन दे दिया गया, पूर्ण स्थानीय स्वायत्तता दे दी जाएगी। अगर अगले प्रावधान की बात करें तो राज्य के जो सभी विषय थे वो भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। साथ ही गवर्नर को जो उत्तरदायी मंत्री होंगे उनके सलाह पर काम करने को अनिवार्य बना दिया जाएगा। अब गवर्नर जो था वो उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर ही काम करेंगे। इसके अलावा 1937 में 11 ब्रिटिश प्रांतों में क्या होगा, चुनाव होगा और उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। साथ ही 6 प्रांत मद्रास, बिहार, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम, इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लाई जाएगी। इसके अलावा क्या किया गया कि मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाएगी। तो साथ ही 1937 में एक संघीय न्यायालय का भी स्थापना किया जाएगा। अब क्या था, 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होगा। तो 35 अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग की तरह प्रांतीय लोक सेवा आयोग या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी स्थापना किया जाएगा। तो ये था 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान थे। इसकी पृष्ठभूमि देख लिए। ये कहा जाता है कि यह प्रावधान जो था ये अभी तक तैयार दस्तावेजों में सबसे बड़ा था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि भारत का शासन जो था वो केंद्र में 1919 के अधिनियम के तहत और प्रांत में 1935 के अधिनियम के तहत 1947 तक चलता रहेगा। तो ये था अभी तक का हमारा अधिनियम जो 3 वीडियो में हमने देखा। पहले वीडियो में 1773 से स्टार्ट किया था, उसके 1853 तक। फिर अगले वीडियो में हमने देखा 1858 से 1909 के अधिनियम तक। और आज के इस वीडियो में हमने देखा 1919 और 1935 का अधिनियम। तो हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।